गोबंदी चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। नसरीन को बाहर से ताला लगाने की हल्की सी आवाज आई। उसके बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। 1 मिनट बाद उसने उठकर दरवाजे को बाहर की तरफ धकेला। दरवाजा बाहर से बंद था। उसका दिल धक से रह गया। उसने 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा किसी ने ना खोला। वो पलंग पर बैठ गई। उसे यकीन हो चुका था कि वो उस औरत की कैद में फंस चुकी है। फिर अब नसरीन कुछ नहीं कर सकती थी। अगर औरत की नीयत ठीक होती तो उसे बेडरूम के दरवाजे को बाहर से ताला लगाने की क्या जरूरत थी। अब नसरीन की नींद उड़ गई। वो यहाँ से फरार होने के बारे में सोचने लगी। उठकर बाथरूम गई। बाथरूम छोटा सा था। उसमें कोई खिड़की ना थी। ऊपर एक रोशनदान ही था जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा था। बेडरूम चूंकि तहखाने में बना हुआ था इसलिए उसका भी कोई रोशनदान ना था। दीवार में कोई अलमारी वगैरह भी ना थी। कोई मेज या टेबल लैम्प भी ना था। नसरीन के जहन में एक ही तरकीब आई। उसने उठकर दरवाजे के अंदर से भी चुटकी लगा दी। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो अब दरवाज़ा नहीं खोलेगी। भूखी मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर हर्फ ना आने देगी। यही एक बात उसके इख्तियार में बाकी रह चुकी थी। ऊपर वाले कमरे में गोबंदी सोफे पर बैठी गोद में टेलीफोन रखे बार बार एक नंबर डायल कर रही थी। नंबर इंगेज मिल रहा था। आखिर दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आई। हेलो। गोबंदी ने आवाज़ पहचान कर डांटते हुए कहा, चवन्नी लाल, इतनी रात के तुम इतनी लंबी बातचीत कहाँ कर रहे थे? मैं गोबंदी बोल रही हूँ। चवन्नी लाल ने हल्का सा कहका लगा कर जवाब दिया, मेरी जान, तुम तो जानती हो हमारा कारोबार रात को ही तो शुरू होता है। तुम कहो मेरठ से कब आई? रात को आई हूँ और अपने साथ एक शिकार भी लेकर आई हूँ। ये काम तो तुम ज़रूर करती हो मगर बूढ़े जानवर ही लाती हो। चवन्नी लाल, इस बार मेरा शिकार देखोगे तो हैरान रह जाओगे। लड़की खूबसूरत है, नौजवान है, मुसलमान है, पढ़ी लिखी भी है। दूसरी जानिब से चवन्नी लाल ने बेताबी का इजहार किया। अभी आ जाओ। गोबंदी ने उसे गाली दी और कहा, यहाँ तुम्हारी माता जी नहीं बैठी जो लड़की तुम्हारे हवाले कर देगी। इस बार पूरी रकम लूंगी। मेरी ही ममालिनी, नाराज क्यों होती हो? लड़की तो दिखाओ फिर पूरी रकम ले लेना। ठीक है, सुबह आ जाना मगर लड़की को बेहोश करके ले जाना होगा। वही पुराना तरीका इस्तेमाल करना। एम्बुलेंस लेकर आना और पूरे 5000 की रकम भी साथ लाना। चवन्नी लाल की आवाज़ आई। लड़की काबू में है ना? तुम उसकी फिक्र ना करो। ठीक है, मैं दिन निकलते ही आ जाऊंगा। दूसरी तरफ से चवन्नी लाल ने फ़ोन बंद कर दिया। गोबंदी ने मुस्कुराते हुए टेलीफोन गोद में से उठाकर छोटी मेज पर रखा और बत्ती बुझाकर पलंग पर लिहाफ ओढ़कर लेट गई। वो बड़ी खुश थी। इस बार उसे पूरे 5000 रुपए का मुनाफा मिल रहा था। कुछ देर के लिए हम नसरीन के मंगेतर और इस कहानी के कमांडर हीरो सुल्तान की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वो किस हाल में है। हमने उसे अमृतसर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े रसल बट के मकान पर छोड़ा था, जहाँ वो अपने हंसते बसते पुरअमन घर की तबाही के जिम्मेदार अपने बाप के कातिल और उसकी मंगेतर नसरीन को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाने वाले, उसकी आबरू गैरत को लड़काने वाले स्मगलर कृपाल सिंह और कालिदास की मेरठ से वापसी का इंतजार कर रहा था। नसरीन के बारे में उसे कोई खबर ना थी कि वो कहाँ है, किस हाल में है। इस कदर उसे यकीन था कि अगर उसकी इज्जत सलामत है तो वो जिंदा होगी, अगर ऐसी बात नहीं है तो वो मर चुकी होगी। जिस रोज़ कृपाल सिंह और कालिदास नसरीन की बाजियाबी से मायूस होकर वापस अमृतसर लौटे, उस रोज़ रसल बट सुल्तान के कहने पर दोनों का पता करने अपने भाई आहत के होटल पे गया। तो उसने बातों में ये मालूमात हासिल कर ली कि दोनों बदमाश मेरठ वापस आ चुके हैं और शहर के बाहर बड़ी नहर के करीब धर्मोजवारी की हवेली में रात भर के लिए ठहरे हुए हैं, जहां से वो अगले दिन वापस बॉर्डर वाले अपने डेरे पर चले जाएंगे। जब यह मालूमात रसल बट ने सुल्तान को दी तो उसने रसल बट का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे इस हवेली का पता बता दो। रसल बट ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हवेली के करीब तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ फासले से हवेली दिखा दूंगा, तो अभी चलो, सुल्तान ने कहा। और उसका दिल अपने बाप के कातिल और अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले काफिर से इंतकाम लेने के लिए तड़प उठा। रसल बट उसकी कैफियत से वाकिफ था मगर कोई कदम उठाने से पहले वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर था। उसे इंडिया में रहना था, अपने दुश्मनों में रहना था, उनके बीच में रहते हुए इस्लाम दुश्मन नापाक ताकतों से मुसलसल जिहाद करते रहना था। कहने लगा, अभी दिन की रोशनी है, ज़रा शाम का अंधेरा होगा तो तुम्हें ले चलूँगा। सुल्तान खामोश रहा। उसके लिए दिन की रोशनी और शाम का अंधेरा एक बराबर था। उसके मरने वाले मुजाहिद बाप ने जो ट्रेनिंग दी थी और फिर सुल्तान को अल्लाह ताला की हाकिमियत पर जो बेपनाह भरोसा था, उसने सुल्तान के इरादों को सीसा पिलाई चट्टान बना दिया। उस वक्त उसकी हालत उस जख्मी शेर सी थी जिसने अपने ऊपर हमला करने वाले शिकारे को जंगल से देख लिया हो। अब वो नहीं चाहता था कि उसका दुश्मन सामने आकर उसके हाथ से बचकर निकल जाए, मगर वो रसल बट के हालात की नज़ाकत को भी समझता था। बेचैनी के आले में शाम का अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। जब सूरज मगरिब की जानिब अमृतसर शहर के ऊंचे मकानों के पीछे डूब गया और हल्का हल्का सुरमई धुंधलका फैल गया, तो उसने रसल बट को धर्मोजवारी की हवेली की तरफ चलने को कहा। रसल बट कहने लगा,
پوری طرح اندھیرا ہو جانے دو۔ جب شہر کے باہر کھیتوں میں شروع رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا تو رسل بٹ نے سلطان کو ساتھ لیا اور جلندھر جانے والی ریلوے لائن پر آ گیا۔ رات سرد تھی، دونوں نے کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ دور سگنل کی سرخ بتی جھلملا رہی تھی، دونوں خاموش تھے۔ راستے میں ایک چھوٹی نہر کا پل آیا، وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کچے راستے پر چل رہا تھا۔ 2-3 میل چلنے کے بعد رسل بٹ کھیتوں میں اتر گیا۔ کماد کی فصل اونچی اونچی تھی، 2 کھیتوں کے درمیان ایک ڈنڈی بنی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگا، رسل بٹ کے آگے آگے اور سلطان اس کے پیچھے تھا۔ سلطان نے جو چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی اس کی ایک جیب میں کمانڈو چاقو اور دوسری جیب میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ سلطان نے ریوالور ہنگامی صورتحال کے لیے رکھ لیا تھا، اس کے لیے تو کمانڈو چاقو ہی بہت کچھ تھا۔ یہ 2 دھاری لمبا چاقو تھا جس کی ایک طرف تیز دھار تھی اور دوسری طرف اوپر 1 انچ دھار تھی اور نیچے آری کی طرح دندانے بنے ہوئے تھے۔ دندانوں کا رخ باہر کی طرف تھا، جو دشمن کے جسم میں داخل ہونے کے بعد واپسی پر آنتڑیاں بھی اپنے ساتھ باہر لے آتے تھے۔ سلطان اس چاقو کا ماہر تھا جس کی تربیت اس کے کمانڈو باپ نے اسے دی ہوئی تھی۔ آگے ایک بڑی نہر کا پل آ گیا۔ رات کے اندھیرے بلکہ آسمان پر چمکتے تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں سلطان نے دیکھا کہ نہر کافی چوڑی ہے۔ رسل بٹ ریلوے پٹری سے اتر کر نہر کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں اونچے اونچے درخت تھے جو نہر کے کنارے دور تک چلے گئے تھے۔ کماد کی فصل سے نکلے تو سامنے کھلی جگہ آئی۔ یہ اصل میں چارے کے کھیت تھے جن میں سے جانوروں کے لیے چارہ کاٹا جا چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک اونچی دیوار اور اس کے اوپر جھکے ہوئے بہت بڑے درخت کا دھندلا سا خاکہ سلطان کو دکھائی دیا۔ رسل بٹ نے اپنی رفتار آہستہ کر دی۔ جب وہ دیوار سے کوئی 50 قدموں کے فاصلوں پر پہنچا تو رسل بٹ نے سلطان کو اپنے پاس زمین پر بٹھا لیا اور دیوار کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ جو تم دیوار دیکھ رہے ہو یہ دھرم مجواری کی حویلی کی پچھلی دیوار ہے۔ اس پر جو درخت جھکا ہوا ہے یہ پیپل کا پرانا درخت ہے۔ حویلی کا دروازہ دوسری طرف ہے۔ دروازے کے باہر ایک کچی کوٹری ہے جہاں دیسی شراب بکتی ہے۔ میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ 2-3 مرتبہ آ چکا ہوں۔ حویلی کے دروازے کے اندر ایک ڈیوری ہے، ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ اوپر آمنے سامنے 2 کوٹریاں ہیں، ان کوٹریوں کے درمیان بھی ایک ڈیوڑی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک زینہ اوپر چھت کو جاتا ہے۔ ان کوٹریوں میں رات کو جوا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ دھرم مجواری امرتسر پولیس کو مہانہ دیتا ہے اس لیے یہاں کوئی بھی سپاہی وغیرہ نہیں آتا۔ میں تمہیں جتنا بتا سکتا تھا بتا چکا، اب آگے تمہارا کام ہے۔ اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ تو سیدھا جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے میرے مکان پر آ جانا، میں جاگ رہا ہوں گا۔ اگر پکڑے گئے تو کسی کے آگے میرا نام نہ لینا۔ سلطان نے رسل بٹ کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، میرے بھائی میں اپنے مشن میں کامیاب لوٹوں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی میرا ایمان ہے اور وہی میری طاقت ہے، اور اگر میں پکڑا گیا تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں زندہ نہیں پکڑا جاؤں گا۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے